नमस्कार बच्चों। आज की तासिका में हम सेतु अभ्यास के बारे में, ये जो नया पाठ्यक्रम महाराष्ट्र शासन की तरफ से आया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये नया पाठ्यक्रम कौन सा है, ये नया अभ्यास कौन सा है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, क्या हो गया था कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण हमारी पाठशाला बंद रह गई थी, जिसके कारण हम आप लोगों को ऑनलाइन अध्यापन भेजते थे। लेकिन जिस प्रकार से हम हर साल पढ़ते थे या हम पढ़ाते थे, उस प्रकार से वह अध्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसलिए महाराष्ट्र शासन की ओर से ये नया पाठ्यक्रम दिया गया है। यह पाठ्यक्रम क्या है बच्चों? यह पाठ्यक्रम 45 दिनों तक है। यानी मैं आप सभी छात्रों को हर सप्ताह में एक वीडियो ऐसी भेज दूंगा जिसमें यह सेतु अभ्यासक्रम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सेतु अभ्यास है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चों, कक्षा छठी में आप छठी की परीक्षा दी आपने, उसके बाद सातवीं में आप चले गए। सातवीं तो पूरी कोरोना में ही चली गई, जिसके कारण सातवीं का पाठ्यक्रम जो अभ्यास था वो आपने ऑनलाइन ही पूरा किया, और अब आप 8वीं कक्षा में आए हो। तो ये जो बीच की जो दूरी रह गई है, जिसके कारण पढ़ाई में थोड़ी सी दिलचस्पी कम हो गई है, कम होने के कारण महाराष्ट्र शासन की ओर से यह सेतु अभ्यासक्रम आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो मैंने इसकी रचना ऐसी बनाई है कि मैं हर एक वीडियो में करीब करीब 5 दिनों की पढ़ाई आप लोगों को दे दूंगा, यानी एक सप्ताह की। अब जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हो गई है, और हर रविवार के दिन ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे छुड़ा भी सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी राय यह है कि इसका भी हमने ऑनलाइन अध्यापन किया है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं कि यह सेतु अभ्यास क्या है। ठीक है, इसमें दिन जो पहला है, यानी हर एक दिन ऊपर लिखा है दिन 1, दिन 2, दिन 3, ऐसे 45 दिनों तक हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, श्रवण, भाषण, इसकी जो योग्यता है, यह योग्यता हम हासिल करने वाले हैं। हर 15 दिन में, यानी एक दिन से लेकर 14 दिनों तक हम पढ़ाई करेंगे, और 15वें दिन इसकी एक घटक कसौटी ली जाएगी। उसी प्रकार 16 दिन से 29 दिनों तक हम पढ़ेंगे, और 30वें दिन हम और एक घटक कसौटी लेंगे। उसी प्रकार 30 से 44 दिनों तक, और 45वें दिन में घटक कसौटी 3 ली जाएगी, और यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। कुछ डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह नया कौन सा पाठ्यक्रम आया है। हमने ऑनलाइन अध्यापन किया है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जिस पद्धति से हमें पढ़ना चाहिए था, हर साल पढ़ते थे, उस प्रकार हम पढ़ नहीं सके। इसलिए शासन की ओर से यह पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले दिन की। देखो बच्चों, जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी मैंने जो पन्ना रखा है, उसका अध्ययन आप लोगों को करना है। देखो, यहाँ एक वाक्य है, मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा बनता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों को। हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का उदाहरण लेंगे। मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से बड़ा बनता है, और इससे अच्छा उदाहरण भारत देश में आप लोगों को नहीं मिल सकता। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जन्म होने के बाद उनकी जो परिस्थिति, घर की आर्थिक परिस्थिति थी, वो बहुत ही नाजुक थी। बहुत गरीब कुटुंब में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से
यानी हर रोज़ 18-18 घंटे पढ़ाई करके उन्होंने जो यश संपादित किया वह पूरे भारत देश में जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिनके हाथों से ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जिनके हाथों से विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जो भारत देश का संविधान है ना, उनकी रचना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही की है। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि वह कर्मों से बड़ा बनता है, ठीक है। तो यही बात फूल और कांटे इस कविता में हमने पढ़ी थी ऑनलाइन अध्यापन के जरिए। देखिए, मैं एक बार कविता वो पढ़ता हूँ जो यहाँ लिखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, कक्षा 7वीं की जो किताब है, कक्षा 7वीं की जो किताब है ना, उसमें यह पूरी तरह से कविता जो है पन्ना नंबर 2 पर है, इसका अध्ययन आप लोगों को करना है, ठीक है। देखिए, मैं कविता पढ़ता हूँ, जो कविता यहाँ पर लिखी है, ठीक है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो कवि यहाँ क्या समझाना चाहते हैं कि एक ही जगह में जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है, कांटों को भी और फूल को भी। रात में चंद्रमा भी उन पर समान रूप से अपना प्रकाश डालता है, लेकिन फिर भी वह अपने अपने तरीके से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको फल की प्राप्ति होती है। यह हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था। आप लोगों को क्या करना है, यह कविता जो है एक बार फिर से पढ़नी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो अभी मैंने उदाहरण बता दिया था कि मनुष्य भाई अपने कर्म से ही बड़ा बनता है। आपका जन्म किसी भी कुल में हो, आप बड़े नहीं बन सकते। आप बड़े तभी बन सकते हो जब आपका कर्म बड़ा होगा, आपका काम अच्छा होगा। देखिए, समाज तो हर एक आदमी के साथ समान रूप से न्याय देता है। समाज थोड़ी ऐसे करता है कि एक आदमी को हल्का दर्जा देता है और दूसरे को बड़ा, ऐसा नहीं है। समाज में वही बड़ा बन सकता है जिसका कर्म, जिसके काम अच्छे हो। यही इस कविता में बताया गया था। चलो आगे। तो आपको क्या करना है, पेड़ और पौधों का वर्गीकरण करना है। और वह वर्गीकरण करने के बाद आप लोगों को आओ अभ्यास करें, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक मैं आप लोगों को छुड़ाकर यहाँ बता देता हूँ। एक ही सी चांदनी है डालता। मैंने एक रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। बहुत आसान है। यही प्रश्न घटक कसौटी में आने वाले हैं। तो दूसरा जो है वो आप खुद छुड़ाइए किताबों में, पन्ना नंबर 2 पर इसका जवाब भी है। दूसरा आ है, अपने पसंदीदा फूल के बारे में लिखो। अगर आपको गुलाब का फूल पसंद है तो क्यों पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद कविता में आए लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त को हमने पढ़ा था, 6ठी कक्षा में पढ़ा था, जिसे आप यमक कहते हो ना, लय युक्त शब्द। हाँ, वह शब्द आपको पालता, डालता, इस प्रकार। मैंने अभी एक जवाब बता दिया है। आप लोगों को क्या करना है, 7वीं कक्षा की जो हिंदी की किताब है इसका इस्तेमाल आप करें। फूल और कांटे पद्य 2 है, उसमें इस सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आगे चले जाते हैं हम। अब जो दिन दूसरा है, इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। और वह वाचन कैसे करना है, एक विशिष्ट योग्यता से पूर्ण मैं अब आप लोगों के सामने रखूंगा एक उदाहरण। मेरा उदाहरण आप लोगों के सामने रखूंगा कि भाई हमें प्रकट वाचन जिसे हम कहते हैं वो करते कैसे हैं। देखिए, मैं अब पढ़ने के लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, मैं जिस प्रकार पढ़ता हूँ, जहाँ रुकता हूँ, जहाँ मैं आवाज़ अपनी थोड़ी कम और ज़्यादा करता हूँ, क्यों करता हूँ, ठीक है। देखिए पढ़ते कैसे हैं।
देखिए पढ़ने का जो हिस्सा है मैंने अभी वो बड़ा कर दिया है। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से ही साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो बच्चों ये दूसरा दिन जो है इसमें हम प्रकट वाचन पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकट वाचन करते कैसे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बार बार इसकी आवृत्ति लेनी है, बार बार पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, बड़ी आवाज़ के साथ पढ़ना है। तभी जाकर आप लोगों के यह कौशल आपको तभी प्राप्त होगा जब इसका बार बार आप सराव करेंगे। ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। इसमें देखो शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों पर आपको ध्यान देना है। तभी जाकर आप क्या प्रकट वाचन क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो मैं यहाँ आओ अभ्यास करें, आओ अभ्यास करें। इसमें अब ये जो प्रकट वाचन के लिए दिया गया है इसका आप अध्ययन करें। देखो मैं पढ़ता हूँ, कहीं कहाँ रुकता हूँ, कहाँ मेरी आवाज़ बढ़ जाती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द हैं जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं का शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है। माई है, अम्मा है, बाबा है, अक्का है, अन्ना है, दादा है, बापू है। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करता है। ठीक है बच्चों। तो दूसरे दिन में मैंने आप लोगों को पढ़ाई बताई है कि कैसे उतार चढ़ाव के साथ, उचित हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, विराम चिन्हों पर ध्यान देने के बाद आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि प्रकट वाचन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो चलो इसके आगे देखते हैं हम। अब है दिन तीसरा। अब क्या है, दिन तीसरा है। इसमें क्या है, हमें लेखन कौशल्य प्राप्त करना है। तो लेखन कौशल्य जो है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए अब आपके स्क्रीन पर जो चित्र आया है अस्पताल का, उसका निरीक्षण आप कीजिए। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। यह चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन की जानकारी किस प्रकार लिखते हैं इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अस्पताल के चित्र के बारे में जानकारी हासिल करनी। आपको देखना है ये जो चित्र है ना, यहाँ पर एक डॉक्टर है। ठीक है, ये भी डॉक्टर है। आप लोगों को क्या करना है, डॉक्टर मरीज से कुछ पूछताछ कर रही है। ठीक है। उसके बाद यह आदमी जो है, यह आदमी ये क्या कर रहा है, पूछताछ कर रहा है पूछताछ कक्ष में। यहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी है कि स्वच्छता रखें। ठीक है। एक कंपाउंडर और नर्स, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ कंपाउंडर और नर्स जो है वो किसी मरीज को लेकर स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रही है। ठीक है ना। हाँ, तो आपने इस चित्र का निरीक्षण किया। ठीक है। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, जो अभी आपने चित्र में देखा है उसको लिखना है। क्या करना है, उसको लिखना है।
पहले क्या करो बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो चित्र देखने के बाद किसको क्या कहा जाता है ये अपने बहियों में नोट कर दो। ये अपने बहियों में लिखो कि मैंने अभी उस आदमी को मरीज कहा। जो बीमार होता है उसे मरीज कहते हैं, ठीक है। जहाँ पूछताछ कक्ष लिखा है, जहाँ आप अस्पताल में जाते हो तो बहुत बड़ा अस्पताल होता है। कौन से कमरे में हमें जाना है, कहाँ हमारी जांच करानी है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम पूछताछ कक्ष में जाते हैं। तो मैंने अभी पूछताछ कक्ष के बारे में 2 बातें बताई, वो आपको लिखनी है बहियों में। यहाँ जो डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर, वो मरीज़ से कुछ बातें शेयर कर रही है, कुछ बातें बता रही है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उनसे अभी जांच कर ली है और किस प्रकार दवाइयाँ खानी है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इन सारे की बातों के बारे में जानकारी दे रही हो। फिर उसके पास अस्पताल में रखी गई सूचनाएं जो है उस पर हम वाक्य बना सकते हैं, 3-4 वाक्य, जैसे कि रोगी के पास एक ही व्यक्ति रहे ऐसी सूचना वहाँ रखी है, लिखी है ना। रोगी से मिलने का समय लिखा है। ऑपरेशन थिएटर के सामने जो लाल बत्ती जलाई गई है उसके नीचे ओटी लिखा है, यानी उसका मतलब है, शॉर्ट में लिखा है वो, उसका मतलब है ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पर सूचनाएं लिखी है कि यहाँ बहुत मरीज़ है, इसलिए आप शांति बनाए रखें और अस्पताल की प्रशासन को कोई तकलीफ न हो इसके लिए उन्होंने स्वच्छता रखे, ऐसे जो बोर्ड बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, बहियों में छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। और जहाँ पर आप रुक जाते हो, कठिनाइयाँ आ जाती है, तो आप किताबों का इस्तेमाल कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझे पूछ सकते हैं कि सर जी ये वाक्य कैसे बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। यहाँ सिर्फ हमें तीसरे दिन में लेखन कौशल को अर्जित करना है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ अस्पताल की आवश्यकता इस विषय पर 5 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। ठीक है, कितनी पंक्तियाँ लिखनी है? 5 पंक्तियाँ आप लोगों को लिखनी है। और अपने आसपास रहने वाले लोगों के व्यवसाय के नाम निम्नलिखित तालिका में लिखो। पहले तो क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि अस्पताल के बारे में 4-5 वाक्य बना के रखो। और उसके बाद अस्पताल की आवश्यकता क्यों होती है, आपने देखा अस्पताल इस पाठ में कि भाई मरीज़ कहाँ इलाज करेंगे फिर, हम जब बीमार पड़ेंगे। तो आप लोग सोचने के बाद वाक्य लिखो, 5 वाक्य लिखो। और यहाँ जो कोष्टक बनाया गया है, जैसे कि डॉक्टर, व्यवसाय के नाम लिखने हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लोहार है, कुम्हार है। आप हर एक व्यवसाय के बारे में तालिका में नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो चौथा दिन है, ये भी वैसा ही है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं इसकी जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला तो चित्र है वो गांव के है, दूसरा जो है वो शहर का है ना। तो बच्चों बताओ चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, और दोनों चित्र में अंतर क्या है। अंतर यानी कि फर्क, इन 2 चित्रों में कौन सा फर्क आपको दिखाई देता है। देखो बच्चों, चित्र को देखने बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बारे में सोचो कि भाई क्या दिखाया गया है, फिर इस चित्र में क्या है और दूसरे चित्र में क्या नहीं है, इसके बारे में दिमाग में विचार करो पहले कि भाई ये मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये गांव का चित्र है, मुझे दूसरे चित्र में ये दिखाई देता है कि ये शहर का चित्र है। गांव में आबादी बहुत कम दिखाई देती है, शहर में आबादी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ कोई वाहनों की रेलचेल नहीं है, यहाँ भीड़ ही इकट्ठा हो गई है वाहनों की, टैक्सीज है, बसेस है। यहाँ बैल गाय दिख रहे हैं,
एक औरत यहाँ पानी लेकर कुएं से घर की तरफ जा रही है। यहाँ पवन चक्की का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ मोबाइल के यहाँ भी अब टावर दिखने लगे हैं गांव में, लेकिन टावरों की संख्या शहरों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, गांव और शहर के संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है। तो चलो बइयों में लिखना है, ये पूरे सप्ताह का अभ्यास है। ठीक है। देखो चित्रों के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, मैं जो अब बताने जा रहा हूँ उसी प्रकार आपको प्रश्न बनाने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, गुट बनाना है। अगर आप एक ही हो तो अगर आप गुट नहीं बना सकते तो खुद प्रश्न तैयार करो। अगर आपको यह सुविधा मिलती है कि आप 2-3 छात्र मिलकर गुट बना सकते हो, क्योंकि कोरोना का काल है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 5-6 जैसे कि हम कक्षा में करते थे। तो यहाँ 5 चित्र, एक चित्र में 5 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र है, दूसरा चित्र कुआं दिखाई दिया है यहाँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चित्र देखने हैं और प्रश्न तैयार करने हैं। 5वें चित्र में नदी बह रही है। ये इसका निरीक्षण आप लोगों को खुद करना है। ठीक है। चलो अब हम अभ्यास करते हैं। इस चित्र की जानकारी लेते हैं और विविध प्रश्न तैयार अब आप लोगों को करना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूंगा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक मिलिट्री का आदमी है। ठीक है। वैसे तो दोनों मिलिट्री में आते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र अलग अलग है। एक नेवी का है और एक भूदल का है। ठीक है। ये नेवी का जो आदमी है, हवाई जहाज चलाने वाले। और देखिए इसकी मैं जानकारी थोड़ी सी विस्तृत देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में जो आर्मी है हमारी, वो 3 हिस्सों में बटी है। कितने हिस्सों में बटी है? 3 हिस्सों में, जिसे आप भूदल, नौदल और हवाई दल कहते हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों का उद्देश्य एक ही है कि हमारी भारत देश की रक्षा करना। ठीक है। तो ये नेवी जो बनाई जाती है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी बताई। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि चित्र में दिखाए गए जो सैनिक है, या मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, ये चित्र किसका है, इसमें किसको दिखाया गया है? तो आप जवाब देंगे कि इसमें सैनिकों को दिखाया गया है। फिर से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सफ़ेद ड्रेस पहने हुआ जो सैनिक है, यह किस हिस्से से आता है भारत के? मैंने अभी बताया ना, 3 हिस्सों में हमारी सेना बटी है, भारतीय सेना। भूदल, नौदल और वायुदल। ये कौन से दलों में से आता है? और जो हरी ड्रेस पहना सैनिक है, वो किस हिस्सों से आता है? देखिए बच्चों, आपको इसका जवाब प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर जाना होगा। कहाँ जाना होगा? इंटरनेट, यानी अपने मोबाइल में इंटरनेट को खोलो और उसमें सर्च करो भारतीय सैनिकों के विभाग, उसके संबंधी सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है। तो सेना संबंधी जानकारी आप लोगों को कितनी मिलती है, उतनी आपको बहियों में लिखनी है। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सारी बातें आपको बहियों में लिखनी है। ठीक है। तो चलो बच्चों, दिन 5वां, इसमें क्या है बच्चों, लिंग पहचानना। हम क्या करेंगे, भाषा व्याकरण के अंतर्गत लिंग पहचानना। ये कक्षा 5वीं में भी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी व्याकरण तो हमें हर साल पढ़ना है। कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक हर साल जितनी भी पढ़ाई हो जाएगी, वो सारा पाठ्यक्रम, वो सारा अभ्यासक्रम आपको कक्षा 10वीं में भी छुड़ाना है। ठीक है। तो चलो यहाँ पता करते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता हूँ अभी। आपको क्या करना है, ये चारों वाक्य पढ़ने हैं। ये चारों वाक्य आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। पहला वाक्य देखिए, पिताजी आज बाहर गए हैं, माँ कपड़े धो रही है, विजय कक्षा 10वीं में पढ़ता है, चौथा मालती खाना पकाती है। ये वाक्य पिता, माँ, विजय, मालती, इन शब्दों से आपको पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है। देखिए, पिताजी बाहर गए हैं, माँ कपड़े धो रही है, विजय कक्षा में पढ़ता है, मालती खाना पकाती है।
देखिए यहाँ मालती की जगह अगर मैंने सचिन नाम लिया होता तो सचिन खाना पकाती है ऐसा हो जाता? नहीं, सचिन खाना पकाता है। तो ये जो 4 वाक्य मैंने पढ़े हैं ना, इन शब्दों से जो पहला शब्द आया है पिताजी, माँ, विजय, मालती, इन शब्दों से आप लोगों को क्या होता है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है इसका बोध होता है। तो जिस शब्द से ये बोध होता है ना उसे ही लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा, इसकी व्याख्या क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया है। तो लिंग के 2 प्रकार है बच्चों, पहला तो है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से, बहुत आसान है, 5वीं कक्षा में पढ़ा था हमने, 6ठी कक्षा में भी पढ़ा था। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। इसके आगे, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राजा, बालक और बंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो स्त्रीलिंगी शब्द है, गाय शब्द स्त्रीलिंगी है, कोयल शब्द स्त्रीलिंगी है, बिल्ली शब्द स्त्रीलिंगी है। और पुल्लिंगी शब्दों को हमने पढ़ा था जैसे राजा, बालक और बंदर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे एक मैंने चित्र स्क्रीन पर डाला है, बंदर का चित्र है, देखो डॉक्टर बंदर है वहाँ। आप लोगों को क्या करना है, वह कविता आप लोगों को उचित लय के साथ पढ़ना है। देखिए, हाथ लगा के बंदर एक दिन, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंगी के 4 वाक्य आप लोगों को बहियों में लिखना है और उसके नीचे अधोरेखित करना है, अंडरलाइन बना के लिखना है कि किस शब्द से आप लोगों को ये पता चला कि वह पुरुष है या स्त्री है, कौन से संज्ञा शब्द से, ठीक है। तो ये पहली सेतु अभ्यास के बारे में आपने पहले 5 दिनों की पढ़ाई आज यहाँ मैंने पूरी की है। आप लोगों को जो स्वाध्याय बताए हैं वो आप लोगों को बहियों में छुड़ाने हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।